गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर संस्कार साइंस एकेडमी गुडागोची की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि इस कोविड काल में आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सरकार के कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने कौन से प्रोटोकॉल्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, लेकिन जो भी तैयार किए हैं उनके लिए आपको तैयार रहना है और उनको फॉलो करना है। सो आज हम लोग फिर एक बार बायोलॉजी क्लास में आपके सामने हैं और जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास का सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। सिलेबस भी कुछ कम हुआ है आपका। सो आपका जो पहला चैप्टर बायोलॉजी में है वो है रिप्रोडक्शन या जनन से संबंधित। सबसे पहले वहां पर एक शब्द है और वो शब्द है जीवन अवधि। आपसे ये पूछा जाए कि जीवन अवधि क्या होती है, तो एक पादप हो चाहे जंतु, जब से वो पैदा होता है तब से लेकर उसकी नेचुरल डेथ यानी जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, उन दोनों के बीच की जो अवधि है वो जीवन अवधि है। आई रिपीट, पैदा होने के बाद से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच तक की अवधि को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। इसमें कोई आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम मृत्यु, दुर्घटना से, बीमार होने से वो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आपसे फिर पूछा जाए कि जीवन अवधि क्या है, तो आपका आंसर होगा कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो काल है, जो अवधि है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। अब एक क्वेश्चन फिर दिमाग में उठता है कि जीवन अवधि क्या सभी जीवों की एक समान होती है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन अवधि सभी जीवों की अलग अलग होती है। एक सूक्ष्म जीव से लेकर, सूक्ष्म जीव यानी आप समझ गए होंगे, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, नीलहरित शैवाल है, इनसे लेकर एक बहुवर्षीय पादप जो कि काफी सालों में अपना जीवन पूरा करता है, उन सब की जीवन अवधि अलग अलग होती है। किसी की 30 मिनट है, किसी का 1 घंटा भी हो सकता है और किसी की सैकड़ों साल भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन बात करें, कुछ पादप जो हमारे खेतों में हम देखते हैं, उनमें कुछ पादप 1 वर्षीय है और कुछ पादप बहुवर्षीय। अब से पूछा जाए कि 1 वर्षीय पादप किससे कहते हैं, तो ऐसे पादप जो अपना जीवन काल 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। जीवन काल का मतलब है उनका पैदा होना, उनमें ग्रोथ होना, उनमें फ्लावरिंग पुष्पन होना, बीज बन जाना, फल बन जाना और उसका उनका समाप्त हो जाना, तो वो 1 वर्षीय पादप हो गए। और खास बात यह है कि 1 वर्षीय पादपों में सामान्यतः जो अनाज शामिल है उनमें फ्रूटिंग या फसल भी एक ही बार होती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि गेहूं से आपने 4 महीने में 2 बार गेहूं ले ली हो? ऐसा नहीं होता है। यही चीज बहुवर्षीय पादपों के लिए, कुछ पादप ऐसे होते हैं बहुवर्षीय पादप होते हैं और जीवन में अनेक बार फ्रूटिंग यानी उनमें फल बनते हैं। तो ये पादप कई प्रकार के हैं, उनकी जीवन अवधि भी कई प्रकार की है, किसी की कम है और किसी की ज्यादा है। लेकिन उस जीवन अवधि में वो पादप, वो जंतु, वो अपने समस्त कार्य पूर्ण कर लेता है जो उसके लिए आवश्यक है। तो ये हो गया अपने जीवन अवधि के बारे में। जैसे ही जीवन अवधि पूर्ण होगी उसकी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी, राइट। अब अपना बात करें, क्या सभी जीव की मृत्यु हो जाती है? क्या सभी जीव मरेंगे? तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि सभी जीवों की मृत्यु होगी, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। यानी अपन कह सकते हैं कौन से जीव? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर एनिमल्स। और एक कोशिकीय जीवों की कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, वो अमर होते हैं, कभी मरते नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्या है कि एक कोशिकीय जीव की मृत्यु नहीं होती? तो सिंपल सी बात यहाँ पर है, एक कोशिकीय जीव वो एक कोशिका जीव ही तो है। तो कोशिका जब विभाजन करेगी, जनन करेगी, तो एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी, बोले तो द्विखंडन हो जाएगा। तो कोशिका जो है 2 में बदल गई, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई। तो कभी भी एक कोशिकीय जीवों की
प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अब बात करें हम, जब जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई है, कुछ जीवों की प्राकृतिक मृत्यु हो रही है, तो उस दौरान जीवन अवधि में उस जीव को एक क्रिया करनी पड़ेगी जिसका नाम है रिप्रोडक्शन या जनन। तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि जनन है क्या? तो जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस या कौन सी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जीवों में ही पाई जाती है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस या जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है या जन्म देता है। अब आपसे पूछा जाए कि जनन क्यों आवश्यक, जनन करना जरूरी क्यों है? तो कोई भी जीव जो इस सृष्टि में आया है अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन बहुत ही जरूरी है ताकि उसकी पीढ़ी आगे आगे बढ़ती रहे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे थे कि इस सृष्टि में वेरिएशंस, विभिन्नताएं बहुत सारी। जब विभिन्नताएं हैं, जीवों में विभिन्नताएं हैं, तो जनन के तरीके भी अलग अलग होते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि जीवों में जो जनन क्रिया होती है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सामान्यतः 3 तरीके से होता है। एक का नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसे बोलते हैं कायिक जनन। दूसरा जो है उसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, और थर्ड लैंगिक जनन। अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आपने ये जो सीरीज लिखी है या क्रम जो अपन ने लिखा है, ये अपन ने ऐसा क्यों लिखा है कि मैंने कायिक जनन को पहले क्यों लिखा है, सेकंड नंबर पे अलैंगिक जनन ही क्यों लिखा है, थर्ड नंबर पे लैंगिक जनन क्यों लिखा है? तो बेटा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इनमें जो कायिक जनन विधि है वो सबसे प्रिमिटिव, सबसे आद्य, सबसे कम विकसित है, और लैंगिक जनन जो है वो वेल डेवलप्ड है। सो सिंपली आगे बात करें, चाहे कायिक जनन हो चाहे अलैंगिक जनन, इन दोनों में ही बनने वाली जो संतति होती है, संतान होती है पैदा होने वाली, वो आकारिक रूप से मॉर्फोलॉजिकली और आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। किस रूप में? आकारिक रूप में और आनुवांशिक रूप में। किसके समान हो गई? जनक के समान हो गई। ऐसी संतति के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो होता है क्लोन। चूंकि कायिक जनन का भी मेथड और अलैंगिक जनन का मेथड सिमिलर है, तो आजकल हम लोगों ने क्या किया है, या सिलेबस में क्या कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया गया है। यानी इस कायिक जनन को किसमें शामिल कर दिया गया है? अलैंगिक जनन में शामिल कर दिया गया है। तो कुल मिला के हमारे पास अब जनन की विधियां बचती हैं दो। कौन कौन सी? गुड, एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अलैंगिक जनन की खास बात क्या है? तो पहले डिस्कशन करेंगे हम किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। तो सिंपली जो अलैंगिक जनन होता है उसकी स्पेशल क्वालिटीज क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, अब विशेषताएं ये है कि सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि अलैंगिक जनन जनरली पादप की कायिक कोशिकाओं में होता है। ऐसा नहीं कि जंतुओं में अलैंगिक जनन नहीं होता, जंतुओं में भी अलैंगिक जनन होता है, तो पादप के कायिक भाग से हो सकता है अलैंगिक। इसके अलावा अब हम बात करें जो कम विकसित जंतु हैं, कम विकसित जंतुओं में आप समझ रहे होंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें हो सकता है, नाम सुना हो आपने, अमीबा, जो कि एक कोशिकीय जीव है, चलिए कोशिका से बना है। हाइड्रा, जो कि
बहुकोशिकीय जीव है जिसमें कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक हैं, लेकिन वो उत्तक आपस में मिलकर अंग का निर्माण नहीं करते। तो एक तो ये सामान्यतः कम विकसित जंतुओं में और पादप के कायिक भागों में पाया जाता है। नंबर 2, इस जनन में जनरली सामान्यतः जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब है कि बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। जैसे किसी कोशिका में 10 गुणसूत्र है तो बनने वाली नई कोशिका में भी 10 क्रोमोसोम्स या 10 गुणसूत्र ही होंगे। तो कौन सा विभाजन हुआ? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन हुआ। तीसरा, इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नर और मादा युग्मक जनरली अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। तो यहां विभाजन कौन सा हुआ है? समसूत्री। तो इसका मतलब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, नर और मादा युग्मक नहीं बनते। जब नर और मादा युग्मक नहीं बनते हैं तो उनके बीच में कौन सी क्रिया नहीं होगी? निषेचन क्रिया भी नहीं होगी। अब जब निषेचन नहीं हो रहा है, दो युग्मकों का समावेश आपस में नहीं हो रहा है, तो संतति में वेरिएशंस या जो विभिन्नताएं हैं वो नहीं पाई जाएंगी। तो अलैंगिक जनन में सामान्यतः समसूत्री विभाजन होता है। नंबर 2, नर और मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। जब नर और मादा युग्मक नहीं बनते हैं तो निषेचन क्रिया भी नहीं होती है, परिणाम स्वरूप बनने वाली संतति में वेरिएशंस या विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बनने वाली संतति आकारिक रूप से और आनुवंशिक रूप से किसके समान है? जनक के समान है। और ऐसी संतति को हम क्या बोलते हैं? क्लोन। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्लोन? क्लोन क्या है? तो आप बोलेंगे कि क्लोन अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई ऐसी संतति है। कौन से जनन से? अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई ऐसी संतति है जो आनुवंशिक रूप से और आकारिक रूप से पूर्णतः जनक के समान है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही है जितनी कि उसके जनक में थी। अब अपन आगे बात करें, जैसा मैंने अभी बताया था कि कायिक जनन को शामिल कर दिया है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किस प्रकार से पादपों में होता है और किस प्रकार से जंतुओं में होता है? तो पहले हम जो बात करेंगे वो अलैंगिक जनन की बात करेंगे, और वो किस में करेंगे जी? पादपों में करेंगे। यानी आपसे पूछा जाए कि पादपों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अलैंगिक जनन सिमिलर है किसके समान? कायिक जनन के समान। तो पादपों में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है? तो कोई भी जंतु हो, कोई भी पादप हो, उनके शरीर में सामान्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिकाएं होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिकाएं पादप के और जंतु के कायिक भागों में पाई जाती है, जबकि जनन कोशिकाएं जननिक अंगों में पाई जाती है। अब आपसे ये पूछे कि सब पादप में कौन कौन से कायिक भाग हैं जिसमें कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पादप में हम बात करें उसकी रूट में यानी मूल में, उसके स्तंभ में, कुछ पादपों की पर्ण में, और स्पेशल कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें कलिकाएं भी अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि पादप के वो कौन से भाग हैं जो अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं? तो आंसर क्या है आपका? बोलो बेटा। रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। ओके, कंप्लीट। नाउ पादप के वे सभी भाग, आपके सामने 4 भाग दिख रहे हैं। पादप के ये सभी भाग जो कायिक जनन में भाग लेते हैं, बोले तो अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग एक वर्ड देते हैं, और वो वर्ड है बेटा क्या बोलते हैं? प्रवर्ध, या इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध बोलते हैं। इसके कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। आई रिपीट, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन क्यों कहते हैं? तो आपका सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कायिक जनन में भाग लेने वाले पादप के समस्त कायिक भाग क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध कहलाते हैं, प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन अपन
इसका मतलब है कि प्रवर्धन रूट से भी होगा, स्टेम से भी होगा, लिव से भी होगा और बर्ड से भी होगा। तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन से पादप है जिनमें मूल द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तने द्वारा अलैंगिक जनन होता है, पर्ण या कलिकाओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्तंभ के बारे में। अब हम बात करें बेटे कि अपना पॉइंट हो गया स्तंभ द्वारा जनन, यानी इस जनन में जो भाग लेगा वो कौन लेगा, तना लेगा। बस समझ में आ गई। अब हम बात करें स्तंभ किसे बोलते हैं। जनरली हम स्टेम की बात करते हैं, स्तंभ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये पादप का वो भाग है जो जमीन से बाहर है, यही सोचते हैं ना आप लोग, बिल्कुल। लेकिन आप मानेंगे कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनके स्टेम जमीन के अंदर होते हैं, यानी अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं। अब आपसे पूछे कि स्टेम में ऐसी कौन सी चीज होती है जो अलैंगिक जनन में हेल्प करती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो स्टेम होता है, ये अपने पास एक स्टेम है, तना है किसी पादप का, और तने में आपने इस तरह की जोड़ देखे होंगे बेटा, जैसे गन्ने में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देते हैं, शुगर कैन में, वीट में होते हैं, मैज में होते हैं, मक्का में होते हैं, गेहूं में होते हैं। ये जो जोड़ है, इन जोड़ों को हम बोलते हैं पर्व संधि। तो स्टेम की एक पहचान होती है, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है कि उसमें क्या पाई जाती है, पर्व संधियां पाई जाती है। आप इसे भी अगर आप पर्व संधि मान लें तो अपन कह सकते हैं कि दो पर्व संधि के बीच का भाग जो है वो कहलाता है पर्व। तो ये तो हो गया अपने पास, कौन हो गया, नोज, और ये अपने पास हो गया इंटरनोड। बात समझ में आ गई जी। तो तने पर इस तने की स्पेशल पहचान क्या है कि इस पर क्या पाई जाती है, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। अब पर्व संधियों पर यहाँ पर पाई जाती है बर्ड्स, बर्ड्स यानी क्या पाई जाती है, कलिकाएं, और ये कलिकाएं नए पादप का क्या करती हैं, निर्माण करती है। एक्चुअली कलिका दो काम कर सकती है बेटा, या तो नई शाखा बना सकती है, नई शाखा नए पादप का एक तरह से निर्माण कर रही है, या फिर वो पुष्प का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि कलिका क्या बनाए, शाखा बनाए, तो पादप का कौन सा भाग हो गया, कायिक भाग हो गया। और यदि पुष्प बना ले तो कौन सा भाग हो गया, लैंगिक भाग हो गया। आपसे पूछे कि पुष्प लैंगिक भाग क्यों है, तो आप कह सकते हैं कि पुष्प में पादप के नर और मादा जन्नांग पाए जाते हैं, इसे कौन सा भाग है, लैंगिक भाग है। यदि कलिका पुष्प बना रही है तो उसका नाम होगा पुष्पीय कलिका, या उसे बोलते हैं लैंगिक कलिका। तो ये कौन सी कलिका हो गई जी, पुष्पीय कलिका हो गई। और ये जो कलिका है इसका नाम हो गया कौन सी, कायिक कलिका। तो हमारे अलैंगिक जनन में जो हमें बात करनी है वो कौन सी कलिका के बारे में बात करनी है, कायिक कलिका के बारे में बात करनी। तो तने की पहचान क्या होगी कि तने में स्पष्ट रूप से क्या पाई जाती है, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। पर्व संधि पर कलिकाएं होती हैं, कलिकाएं शाखा बना सकती हैं, पुष्प बना सकती हैं। शाखा बनाती है तो कायिक कलिका है, और पुष्प बनाती है तो कौन सी कलिका है, लैंगिक कलिका है, सेक्सुअल पार्ट। ओके जी। अब आगे बात करें, मैंने बोला कि तने सामान्यतः जमीन के बाहर होते हैं, लेकिन कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं, और कुछ तनों का कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा कहाँ होता है, नीचे होता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि जो तने होते हैं वो कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। एक तो हो गए अंडरग्राउंड, यानी कौन से तने हो गए, भूमिगत तने। दूसरे जो हो गए वो हो गए अर्ध वायवीय तने, और तीसरे तने जो हो गए वो कौन से हो गए, वायवीय तने। तो कुल मिला के तने कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय। अब आपसे पूछे कि भूमिगत तनों का कुछ एग्जाम्पल है क्या, तो सिंपल सी बात है, हमारी क्या सोच होती है बेटा कि जो चीज जमीन के अंदर है वो जड़ है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, अगर हम बात करें अदरक है, हम बात करें हल्दी है, हम बात करें अरबी है, हम बात करें प्याज है, हम बात करें लहसुन है, तो ये सारे जमीन के अंदर है। लेकिन कमाल कीजिए कि जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये सारे स्टेम हैं, तने हैं।
अब आप ये पूछे कि साहब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये तने, तो आपने अदरक को देखा होगा, अदरक में जोड़ पाए जाते हैं जहां से अपन उसको तोड़ते हैं, देखा है ना आपने परचेजिंग करते समय, देखा है ना आपने, जब वेट करता है शॉपकीपर तो क्या करता है, सब्जी वाला क्या करता है, अदरक को काट पीट के नहीं, वो बीच में जहां तोड़ता है, क्या घर पे अपने एक टुकड़ा सिंपल तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, तभी तो उनको कूटना पड़ता है चाय बनाने के लिए। ओके, तो अदरक है, उसमें पर्व पर्व संधियां हैं, हल्दी में भी है, अरबी में भी है, प्याज में भी है और लहसुन में भी है। तो ये जो भूमिगत तने हैं जिनका मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है, इन भूमिगत तनों को भी हम फिर कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी इसके भी कितने भाग हो गए, भूमिगत तने कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। एक का नाम है प्रकंद, दूसरे का नाम है घनकंद, तीसरे का नाम है कंद और चौथे का नाम है शल्क कंद, जिसे हम बल्ब भी बोलते हैं। तो अपन बात करें कितने प्रकार के हो गए, प्रकंद, घनकंद, कंद और शल्क कंद। अब आपसे पूछे कि सर इनके एग्जांपल दीजिए, तो घनकंद का बेस्ट एग्जांपल आपका है कोलिकेशिया एस्कुलेंटम या अरबी, कोलिकेशिया एस्कुलेंटम अरबी का बॉटनिकल नाम है। प्रकंद का बेस्ट एग्जांपल है अदरक, जिंजीबर ऑफिसिनेरम, ये अदरक का नाम है। अगर हम बात करें कंद का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो कंद का बेस्ट एग्जांपल है आलू, सोलेनम ट्यूबेरोसम, और आलू भी भूमिगत तना ही है। अब पूछे शल्ककंद का एग्जांपल दीजिए आप, तो शल्ककंद में आ गए अपना प्याज है और जो लहसुन है, ये दोनों किस प्रकार के तने हैं, शल्ककंद प्रकार के तने हैं, जिसको हम इंग्लिश में बल्ब भी कहते हैं। अब आपके सामने है कि सर हम ऐसे तो इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से कैसे डिवाइड करें, तो सिंपल सी बात है बेटा, प्रकंद में 3 लेटर, एग्जाम्पल 4 है, घनकंद में 4 लेटर, एग्जाम्पल 3 का है, कंद में 2 ही है, आप चेक करो, आलू में भी 2 है, और शल्ककंद जिसे हमने बोला बल्ब है, तो शल्ककंद में, या आप शल्क को ध्यान दीजिए, शल्क में कितने लेटर है, 2.5, और प्याज में कितने, 2.5, और प्याज के साथ तो लहसुन आप ऐड कर ही देंगे, सिंपली प्याज और लहसुन दोनों की कैटेगरी में आते हैं आप, ये तो सिंपली प्रकंद, घनकंद, कंद और शल्ककंद, यहाँ तक का आपका कैटेगराइजेशन समझ में आ गया होगा बेटा। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बने पूरे चैप्टर में, पहला बना कि जीवन अवधि क्या है, जो हमने पहले डिस्कशन कर लिया, ठीक है। जीवन अवधि सेकंड अपनी बात की थी अपन ने कि एक कोटि के जीव जो है उनकी प्राकृतिक मृत्यु क्यों नहीं होती। तीसरा, जन्म कितने प्रकार का है, तो अलैंगिक और लैंगिक, अपन बात कर रहे हैं अलैंगिक को भी किसमें, पादपों में। तो अभी तक हमने बात की किसके बारे में, केवल जो तने हैं, और तने भी कौन से तने, भूमिगत तनों के बारे में बात की है। इस स्तंभ द्वारा जन्म पढ़ रहे हैं अपन लोग, और भूमिगत तनों में मैंने 4 तने बता दिए आपको, प्रकंद, घनकंद, कंद, शल्ककंद या बल्ब। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कौन से, अर्ध वायवीय तने। अच्छा, सभी तने में क्या पाई जाती हैं, कलिकाएं, और जैसा मैंने बताया कलिकाएं क्या करती हैं, नई शाखा बना सकती है, नए पादप बना सकती है, तो कलिका नए पादप कर लेती है, निर्माण कर लेती हैं। अब आपसे पूछे कि साहब आलू कैसे होती है, तो सिंपल सी बात है, आपको सिंपली प्याज में आपसे पूछे कि सर प्याज में कलिका कहाँ हमें दिखाई नहीं देती, तो आपने देखा होगा प्याज की जो फ्लावरिंग होती है, प्याज के बीचों बीच से एक स्टेम टाइप स्ट्रक्चर निकलती है, और उसके ऊपर क्या लगता है, पुष्प लगता है, उसे वैसे हम बोलते हैं स्कैप, पुष्प नहीं बोलते हैं लेकिन वो स्कैप है, उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, और फ्लावरिंग कौन फूल कौन बनाता है, कलिका। इस बार प्याज में कलिका कहाँ होती है, बीचों बीच होती है। लहसुन के बारे में बात करें, जो आप खा रहे हैं लहसुन, उस लहसुन के ग्रुप में सारी बर्ड्स ही हैं, वो कलिकाएं ही हैं। तीसरा, चलो आपको अदरक में अच्छे से दिखाई देती हैं, हल्दी में अच्छे से दिखाई देती हैं, अरबी में अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन आपको सब आलू में तो हमें पर्व और पर्व संधियां दिखाई नहीं देती। तो सिंपल सी बात है, पर्व और पर्व संधियां हैं तभी तो बेटा कलिकाएं हैं। इसका मतलब ये है कि आलू में आपने देखा होगा कई बार पुराना आलू अपने घर पड़ा रहता है, तो वहाँ पर कुछ ग्रीन ग्रीन के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और उनसे नई नई ब्रांचिंग चालू हो जाती है, और नई ब्रांचिंग कहाँ से चालू होगी, कलिकाओं से होगी। इसका मतलब आलू में भी कलिकाएं पाई जाती हैं, यानी कन्फर्म है वो कौन तना है।
तो आपसे पूछे कि आलू की खेती किस प्रकार से होती है, तो जो कलिकाएं जिनको कुछ लोग आलू की आंखें भी कहते हैं, तो आंखें या उनको बीज मान लीजिए, उन बीजों को आलू से काट के उनको जमीन में लगा के आलू क्या कहती है, खेती की जाती है। तो आज तक का अपना जो पॉइंट हो गया भूमिगत तनों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अर्धवायवीय। आपसे पूछे वायवीय क्यों नहीं करेंगे, बेटा वायवीय तनों में जनरली कृत्रिम कायिक चरण पाया जाता है, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट क्लास के लिए अपने कौन से तने हो गए, अर्धवायवीय तने। थैंक्स एंड अगेन आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक अच्छे भविष्य की कामना करते हुए हम जल्दी ही एक दूसरे के सामने रूबरू होंगे प्रत्यक्ष रूप से। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेव योर लाइफ एंड सेव कंट्री। थैंक्स।